नदी के इस पार गरीब मायका और उस पार आलीशान ससुराल। नदी किनारे वेदिका और उसकी छोटी बहन सुमन बैठी हुई आसमान में तारे देख रही थी। तभी सुमन अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी देखो, आसमान में जैसे छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे ही नदी के उस पार लाइट टिमटिमा रही है और एक हमारा गांव अंधेरे से घिरा हुआ। हाँ, पता नहीं छोटी, हमारे गांव में लाइट कब आएगी और हमारा गांव भी ऐसे ही लाइट से जगमगाएगा। दीदी, माँ कहती है कि वो आपकी शादी नदी के उस पार अमीर गांव में ही कराएंगी। अरे छोटी, माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। नदी के इस पार गरीब गांव में कौन मुझे ब्याह कर ले जाएगा? मेरी शादी नदी के उस पार अमीर घर में कभी नहीं होगी। माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। और इस तरह दोनों बहनें कुछ देर बातें कर कर अपने घर सोने चली जाती हैं। वेदिका, ओ वेदिका, ये लड़की भी सुबह सवेरे कहाँ चली जाती है? अरे माँ, आप रोज भूल जाती हैं। दीदी रोज सुबह सवेरे नाव लेकर घाट पर जाती हैं। इस लड़की से मैंने कितनी बार मना किया है, नाव लेकर घाट पर मत जाया कर। अगर किसी ने उसे देख लिया तो फिर नदी के उस पार इसका रिश्ता कैसे होगा? माँ, दीदी कहती है कि उनकी शादी उस पार नहीं होगी क्योंकि हम गरीब हैं और गरीब की शादी गरीब में होती है, ना कि अमीर में। इसीलिए आप सपने देखने बंद कीजिए। अरे माँ जी, आइए बैठ जाइए आराम से। अरे बेटी, तुम नाव चलाती हो लड़की होकर? माँ जी, नाव लड़का चलाए या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? और जब नाव को ही फर्क नहीं पड़ रहा कि इसे लड़का चला रहा है या लड़की, तो फिर हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? वैसे बेटी, एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी नाव चलाती हो। तुम्हारे साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी, आपको किसके घर जाना है? वेदिका और वो औरत आपस में ढेर सारी बातें करती हैं और वेदिका उस औरत को अपनी नाव में बिठाकर उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। कुछ दिन बाद वो औरत वेदिका के घर रिश्ता लेकर आती है। मेरे भाई को अपने बेटे के लिए एक सीधी साधी सुलझी हुई अच्छी लड़की की तलाश थी और जब मैं पहली बार वेदिका से मिली तो मुझे लगा कि मेरे भाई की तो तलाश पूरी ही हो गई, इसीलिए बस मैं यहाँ आई हूँ। देखिए बहन, देखिए भाई साहब, हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमें बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और निर्मला बहन वेदिका बेटी से मिली है, तो बस इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मम्मी, बुआ जी ने क्या कहा? वो तो हमें नदी के इस पर ये कहकर लेकर आई है कि हमें मेला घुमाना है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों भाई बहन ने आखिर ये खिचड़ी कब पकाई, मुझे कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। वेदिका की होने वाली सास और ननंद का मुंह बना हुआ था घर आ जाने के बाद। अब आप मुझे बताइए, वहाँ नदी के उस पार गरीब गाँव में तो मैं कुछ बोल न सकी। आपने मेरी बिना मर्जी के मेरे बेटे का रिश्ता उस गरीब गांव में पक्का क्यों किया? देखो कावेरी, मुझे बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और जब अनुज को ही कोई आपत्ति नहीं तो फिर तुम क्या आपत्ति दिखा रही हो? मगर पापा, आपने उनका घर देखा था, नदी किनारे बना हुआ था और वहाँ छी कितनी ज्यादा बदबू आ रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका है, मैं जबान दे चुका हूँ। अब अनुज की शादी उसी घर में होगी, नदी के उस पार। समय ऐसे ही बीत रहा था और वेदिका नदी के इस पार अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के उस पार अपने आलीशान अमीर ससुराल में आ जाती है। मम्मी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी से ये रस्म खत्म कीजिए, मुझे सोना भी है। तुम किस तरह से बात कर रही हो? बहू को अच्छे से खुशी से गृह प्रवेश करो। अरे, हम नदी के उस पार से गरीब बहू बिहा कर तो ले आए हैं, अब क्या अपनी जान भी दे दें? अब क्या चाहते हो? चलो जल्दी से अपना दाहिना पैर इस कलश में मारो और गृह प्रवेश करो। वेदिका को समझ आ चुका था कि उसकी सास और ननद उससे बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन वेदिका एक समझदार लड़की थी, उसे अपने आंसू छुपाने आते थे, इसीलिए वो अपने आंसू छुपाते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान से घर में प्रवेश कर लेती है। अनुज बेटा, बहू को अच्छे से पूरा घर दिखाना,
ठीक है। अनुज वेदिका को अपना पूरा घर दिखाता है। वेदिका को अपने ससुराल की एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो यह थी क्योंकि उसके ससुराल से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अनुज जी, आपको पता है, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जब तक मैं नदी की लहरें देख नहीं लेती मुझे शांति नहीं मिलती। यह देखकर बहुत सुकून मिलता है। वेदिका को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए वो अपने अमीर ससुराल में भी जल्दी उठ जाती है और वो स्नान करने के लिए नदी में जाती है। अच्छा हुआ कि मेरा अमीर ससुराल यहाँ नदी के बिल्कुल पास है। यहाँ स्नान करने में कितना मजा आ रहा है। कुछ समय बाद वहाँ कुछ औरतें वेदिका को नदी में नहाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे, यह तो कावेरी की नई नवेली बहू है। देखो तो कितनी ज्यादा बेशर्म है, यहाँ खुली नदी में नहा रही है। इसे तो कोई लाज शर्म ही नहीं। उन औरतों की बातें सुनकर वेदिका तुरंत नदी से निकलकर बाहर आ जाती है। कावेरी की अमीर पड़ोसन भी उसके पीछे पीछे घर जाती है और उसके बाद वेदिका की सास को सब कुछ बताती हैं। बहू, तुम्हें खुली नदी में नहाने की क्या ही जरूरत थी? क्या तुम्हें अपने आलीशान ससुराल के बड़े बड़े वॉशरूम दिखाई नहीं दिए? तुम्हें वहाँ नहाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? पापा, हम इसीलिए नदी के उस पार गरीब गांव से भैया की शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए देख लीजिए नाक कटा दी ना। तुम अपनी भाभी से किस तरह से बातें कर रही हो? और नदी में स्नान करने से कौन सी नाक कट गई? देखो जी, आप नदी के उस पार से गरीब बहू लेकर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसे हमारे तौर तरीके से यहाँ रहना होगा। अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के इस पार अमीर ससुराल की बात माननी होगी। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। अपनी सास और ननंद की बातें सुनकर वेदिका को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो सब बुराई छोड़कर अच्छी सोच रखती है और कुछ समय बाद अपने गरीब मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बहू, अकेले तैयार हो गई? अब तो तुम्हारे मायके से हमारा भी रिश्ता जुड़ चुका है, तो हम सब एक साथ चलते हैं। वेदिका बहुत खुश होती है कि उसका पूरा ससुराल उसके मायके जाएगा और फिर सब नदी के इस पार से नदी के उस पार नाव में बैठकर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वेदिका का मायका आ जाता है। छी, यह लोग कितने ज्यादा गरीब है। नदी के पानी को पी भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं और जानवरों को पिलाते भी हैं, नहलाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। छी। माँ पिताजी प्रणाम। और छोटी कैसी हो? अरे वेदिका, मेरी बच्ची, खुश रहो। तुम सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आइए। कुछ समय बाद वेदिका की माँ सबके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करती हैं। क्षमा करना, लेकिन लाइट नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ नदी के पास चांद की चांदनी में सबके लिए नाश्ता लगा दिया। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, नाश्ता पानी करने में अच्छा लगेगा। जब गरीब घराने में रिश्ता जोड़ ही लिया तो अब तो ये सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। कावेरी की ये छली कटी बातें सुनकर वेदिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सरस्वती अपनी बेटी को इशारे में समझा देती हैं और उसके बाद सब नदी किनारे बैठकर नाश्ता पानी करने लगते हैं। मुझसे यहाँ और नहीं बैठा जा रहा, मुझे यहाँ बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चलिए यहाँ से, हमारी यहाँ बहुत इंसल्ट हो चुकी है, अब मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ चलते हैं। वैसे समधन जी, आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वेदिका की सास और ननंद उसके गरीब मायके की बेइज्जती कर उन्हें खरी खोटी सुनाकर वेदिका के साथ घर वापस आ जाते हैं। वेदिका घर आकर फूट कर रोती है। मेरा वो गरीब नदी के उस पार गरीब मायका ही अच्छा था, मैं वहाँ कितनी ज्यादा खुश रहती थी, और यहाँ ये मत करो वो मत करो, नदी में मत नहाओ। यह मेरा आलीशान अमीर ससुराल मुझे घुटन के सिवा और कुछ नहीं दे रहा। वेदिका अब अपने अमीर ससुराल में घुट कर जी रही थी, क्योंकि उसका जो करने का मन करता था वो उसे करने को नहीं मिल रहा था। वह नदी को दूर से ही देखकर ठंडी आहें भरती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वेदिका के अमीर ससुराल में एक हादसा होता है। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं, आप सब मेरे मायके चलिए। वो तो अच्छा हुआ कि
घर गिरने से पहले ही पता चल गया। वेदिका के अमीर ससुराल में स्विमिंग पूल का पानी नींव में बैठ जाता है, जिस वजह से घर गिरने की कगार पर होता है और वेदिका अपने सभी अमीर परिवार के सदस्यों को अपने गरीब मायके में ले जाती है। अरे आप यहाँ सो जाइए, यहाँ खुली नदी के पास मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने मच्छरदानी लगा दी है, यहाँ मच्छर नहीं लगेंगे। अपनी बहू के गरीब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद कावेरी और श्वेतलाना का व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वो एक साथ अच्छी तरह से रह रहे थे। वो सब एक साथ नदी में स्नान भी करते और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है और कावेरी का जाने का समय होता है तो वो अपनी समदन से कहती हैं, समदन जी मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन यहाँ नदी के इस पार गरीब गांव में बहुत सुकून मिला, कभी उस पार अमीर गांव में भी आना। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वेदिका और उसका अमीर ससुराल वापस अपने घर आ जाते हैं और कुछ समय बाद वेदिका के गरीब परिवार वाले भी उसके अमीर ससुराल आते हैं और सब एक साथ हंसी खुशी कुछ समय बिताते हैं। सासू माँ, मैंने सोचा है क्यों ना मैं अपने कमरे में एसी लगवा लूं, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है और बेसी ये हाल है, आगे ना जाने क्या होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर तू अपने कमरे में एसी लगवा। तू अपने साथ इतना बड़ा एसी लेकर आई है, वो कब काम आएगा। और कभी कभी एसी की ठंडी हवा हम भी ले लिया करेंगे। अरे वाह, छोटी भाभी के कमरे में एसी लग रहा है, फिर तो मैं पढ़ाई वहीं क्या करूंगी, क्योंकि एसी की ठंडी ठंडी हवा में बहुत सुकून मिलता है। अभी एसी लगा नहीं और ये गरीब अभी से मेरे कमरे को धर्मशाला बनाने की सोच रहे हैं। एक बार एसी लग जाए उसके बाद देखती हूँ मेरे कमरे में कौन आता है। छोटी बहू, तुमने कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं सासू माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, बस आप जल्दी से एसी लगवा दीजिए, क्योंकि मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अगले दिन अनुराधा के कमरे में एसी लग जाता है। अनुराधा 24 घंटे एसी चलाती कमरे को शिमला बना कर रखती। एक दिन की बात है, गायत्री किचन में खाना बना रही थी और वो अपने कमरे का पंखा बंद करना भूल जाती है। तभी उसकी सास आग बबूला होकर उसके पास आती है। क्यों बड़ी बहू, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इस घर का बिल क्या तेरा मरा हुआ बाप देगा, जो पंखा चलाकर यहाँ आराम से महारानी खाना बना रही है? तूने पंखा क्यों चला रखा है, किसके लिए चला रखा है? तू जानती भी है कि बिल कितना ज्यादा आता है? माँ जी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे अपने कमरे का पंखा बंद करना भूल गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, अब मैंने बंद कर दिया है। आगे से जरा पंखे को सोच समझकर चलाना, लाइट भी सोच समझकर ही जलाया कर, बिल बहुत ज्यादा आता है। सुलेखा देवी अपनी बड़ी बहू गायत्री को एक पंखा चलाने पर 100 बात सुनाती है और वहीं गायत्री की देवरानी 24 घंटे एसी चलाती और उसे कोई कुछ नहीं कहता था। गायत्री सभी के लिए खाना बनाकर गर्मी में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और वो पंखा तक नहीं चलाती। कुछ समय बाद उसका पति अपनी पत्नी को गर्मी में बैठा देख उससे कहता है, अरे गायत्री, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें तो रो रो कर सूज चुकी हैं। क्या माँ ने दोबारा से तुमसे कुछ कहा है क्या? मैं इस घर की बड़ी बहू नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। अगर मैं इस घर में सांस भी लेती हूँ तब भी पैसे ही खर्च होते हैं। इस घर में जो भी कुछ होता है मेरी वजह से ही होता है। गायत्री बताओ कि भी क्या हुआ है? होना क्या है, वही देवरानी जेठानी में भेदभाव। देवरानी जी को इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं और वही मैं इस घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ, फिर भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं ढेर सारा दहेज नहीं लेकर आई, सिर्फ यही वजह है। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। नहीं, आप रहने दीजिए। पिछली बार भी आपने बात करने की कोशिश की थी, अगर दोबारा बात की तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे बस आपके साथ रहना है। वो तो बस कभी कभी ज्यादा दुखी हो जाती हूँ, इसलिए अपना मन आपसे कहकर हल्का कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। गायत्री अपने आंसू साफ कर अपने पति के लिए खाना लेकर आ जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन गायत्री अपनी देवरानी के कमरे की सफाई कर रही थी और अनुराधा शॉपिंग पर गई थी। गायत्री थोड़ा सफाई करने के बाद एसी चलाकर बैठ जाती है।
एसी में बैठकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ के पहाड़ों में हूँ। यहाँ कितना अच्छा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। इसीलिए देवरानी जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। गायत्री को अपनी देवरानी के एसी के कमरे में बहुत सुकून मिलता है और वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। कुछ समय बाद जब उसकी देवरानी शॉपिंग से वापस आती है और अपनी जेठानी को अपने एसी वाले कमरे में सोता हुआ देखती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जेठानी जी बुरा मत मानिए, लेकिन आपकी औकात नहीं मेरे एसी वाले कमरे में सोने की और मेरे इस आलीशान और इतने ज्यादा महंगे बेड पर सोने की। आपके अंदर क्या इतने भी मैनर्स नहीं कि अगर कोई कमरे में नहीं तो उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए? अनुराधा, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा कमरा गंदा हो चुका है तो कमरे की सफाई कर देना, इसलिए मैं यहाँ सफाई करने आई थी। हाँ, मैंने सफाई करने के लिए कहा था, ना कि एसी चलाकर बेड पर सोने के लिए। आपको तो मौका मिल गया अपना पंखे वाला कमरा छोड़कर मेरे एसी वाले कमरे में सोने का। आपको पता है यह सब कुछ मेरे पापा ने मुझे दिया है। मैं गरीब परिवार से नहीं हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। ये सब कुछ अपने साथ लेकर आई हूँ। अनुराधा, तुम हमेशा अपने अमीर होने का घमंड क्यों दिखाती रहती हो? क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और आप गरीब हो। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है मेरे एसी वाले कमरे में कीमती सामान पड़ा रहता है। अगर वो सामान इधर उधर हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरे पापा ने इतने लाड प्यार से मुझे ये कीमती सामान दिया है। अनुराधा, क्या तुम मुझे चोर कह रही हो? मैं चोरी नहीं करती। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी के हीरे को भी हाथ नहीं लगाती। वो तो मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे एसी वाले कमरे की सफाई करने आ गई। ठीक ही तो कह रही है मेरी छोटी बहू, उसका इतना कीमती सामान है, जेवर है। अगर वो इधर उधर हो गया तो? अगर तुझे दोबारा अपनी देवरानी के एसी वाले कमरे की सफाई करनी हुई तो उसके सामने ही क्या कर, उसके पीछे नहीं। समझ गई? माँ जी, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, क्या इतने सालों में आप मुझे नहीं जान पाई? देखिए जेठानी जी, बुरा मत मानिए, आपसे एसी देखकर तो रुका नहीं गया। एसी चलाकर मेरे कमरे में आराम करने बैठ गई। जेवर देखकर अगर नियत बदल गई तो? जेवर चुरा लिया तो? अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। फिर आप किस खेत की मूली हो? आपने तो ये सब कुछ अपनी आंखों से कभी देखा भी नहीं। अच्छा, अब जाओ जल्दी से मेरे लिए शिकंजी लेकर आओ। शॉपिंग कर थक चुकी हूँ। हाँ, जल्दी जाओ, 2 गिलास लेकर आना। मैं यहाँ अपनी छोटी बहू के एसी वाले कमरे में बैठ जाती हूँ। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। सासू माँ, अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया आप एसी वाले कमरे से चली जाइए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। मुझे आराम करना है और अगर मेरे कमरे में कोई होता है तो मुझसे आराम नहीं होता। इसीलिए आप मेरे एसी वाले कमरे से चली जाइए। अनुराधा अपनी सास को भी अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकाल देती है। कुछ समय बाद गायत्री अपनी देवरानी के लिए जूस लेकर आ जाती है और जब वो अपने कमरे में आकर पंखा चलाती है तो पंखा अचानक खराब हो चुका था और वो अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, आज गर्मी बहुत ज्यादा है और पंखा भी अचानक से खराब हो चुका है। अगर आप पंखा ठीक करवा देती तो ठीक रहता। तुझसे भी 1 मिनट बिना पंखे के बैठा नहीं जाता। अभी पंखा खराब हुआ और अभी मेरे पास आ गई। सासू माँ, मेरा पंखा ठीक करवा दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इस महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ। पहले ही इतना ज्यादा बिल आ चुका है। बिना पंखे के ही गुजारा कर। जब पैसे होंगे ठीक करवा दूंगी। माँ जी, देवरानी 24 घंटे एसी चलाती है। उसकी वजह से ही घर में इतना ज्यादा बिल आता है। उसके लिए इतने महंगे महंगे स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, जिस वजह से घर की आधे से ज्यादा कमाई तो देवरानी जी के नाज नखरे उठाने में ही खर्च हो जाती है। तो वो गरीब परिवार से आई है, वो अमीर परिवार से आई है और अपने साथ इतना दान दहेज लेकर आई है। उसके लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। वो तेरी तरह गरीब तो नहीं है। माँ जी, अमीर परिवार से आकर वो आपको क्या दे रही है? जब से वो इस घर में आई है तब से वो काजल की बेइज्जती करती है। उसे अपने एसी वाले कमरे से हाथ पकड़कर बाहर निकाल देती है और उसने आज आपको भी तो अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अगर अमीर होना इसे कहते हैं तो मैं गरीब ही ठीक हूँ। मम्मी,
भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे छोटी भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो हमेशा अपनी धन दौलत पर घमंड करती हैं। आपको पता है, कल उन्होंने मुझे एसी वाले कमरे से निकाल दिया और कहा दोबारा से मेरे एसी वाले कमरे में कदम मत रखना, और अपनी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देती। अगर वो इतना दान दहेज लेकर भी आई है तो वो उनके लिए, हमारे लिए तो नहीं। तो फिर हम उनके नाज नखरे क्यों उठाएं? हाँ माँ, हमने हमेशा बड़ी भाभी का अपमान किया, उन्हें कभी कुछ नहीं समझा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दान दहेज नहीं लेकर आई थी, गरीब परिवार से थी। लेकिन हमारी बड़ी भाभी बहुत अच्छी हैं। हमें अपनी बड़ी भाभी का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, क्योंकि बड़ी भाभी इसके लायक है, छोटी भाभी नहीं। भाभी, हमने आपके साथ जो किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। मम्मी, अब हम भी एसी लगवाएंगे और हम सब एक साथ एसी वाले कमरे में हंसी खुशी रहेंगे। इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। अब से हम सब एसी की ठंडी हवा का मजा लेंगे और गर्मी को छू मंत्र करेंगे। सुलेखा देवी समझ चुकी थी उसकी बड़ी बहू हीरा है हीरा और उसकी छोटी बहू किसी काम की नहीं, और एसी हॉल में लग जाता है। और कुछ समय बाद अनुराधा गायत्री से कहती है, अरे जेठानी जी, आप यहाँ आराम से बैठी हैं। आपको पता है ना, मेरे खाने का समय हो चुका है। जाइए जल्दी से मेरे लिए शाही पनीर बनाइए। क्यों छोटी बहू, खाना तुम क्यों नहीं बना लेती? बड़ी बहू काम कर थक चुकी है, इसीलिए वो आराम कर रही है। आज सबके लिए तुम खाना बनाओ। इतनी ज्यादा गर्मी में रसोई घर के अंदर मैं सबके लिए खाना बनाऊं? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगा लूंगी। अनुराधा पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद गायत्री सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बना कर लेकर आती है और सब मजे से खाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनुराधा अकेले अपने एसी वाले कमरे में ऑनलाइन खाना मंगाकर खा रही थी। वो सबसे अलग हो जाती है।